हेलो तो सो गाइस, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेट 4 करने वाले हैं हिंदी का। ठीक है, सेट 4 करने वाले हिंदी क्लास 10 का, जो हमने सेट 3 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्लस में 5 सेट साइंस का अपलोड किया है, 4 सेट ये है सोशल साइंस का अपलोड कर दिया गया। आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए इसे शुरू करते हैं। इससे पहले आप तीनों सेट देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी वीडियो आता ही रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ एक गद्यांश लिखा हुआ है जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गद्यांश पढ़ लीजिएगा। इसी के अंदर आपको क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर जो मिलेगा वो आपको इसी के आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका आंसर है, स्वावलंबन का क्या अर्थ है। स्वावलंबन का अर्थ है अपना सहारा स्वयं। ठीक है, अपना सहारा स्वयं। ऑप्शन नंबर बी होगा पहला का। ठीक है, दूसरा है परावलंबी कैसे लोग होते हैं। परावलंबी वैसे लोग होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, दूसरा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा तीसरा, परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं, तो ये आश्रय देने वाले के। तीसरा का ए हो जाएगा। अगला है, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं, तो ये समझ सकता है आत्मनिर्भर आदमी। आत्मनिर्भर आदमी जो खुद पर निर्भर हो वही समझ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, पाँचवा से पहले आपको एक कौथांश लिखा हुआ है, जो ये आपको यहाँ से यहाँ पढ़ लेना पड़ेगा। ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए, पढ़ने के बाद आपको इसी के आंसर से मिली जुली मिल जाएगा। देखिए पहला है, पाँचवा का क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश में कवि किस राह के संबंध में बताना चाह रहे हैं, तो इसमें बताना चाह रहे हैं वो जीवन के राह के बारे में। जीवन के राह, जीवन में जो राह आते हैं, बाधाएं आते हैं, उनके बारे में बताना चाह रहे हैं। चलिए अगला छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन मेरा बता रहा, बटोही का क्या अर्थ होता है। तो मतलब बटोही किसे कहते हैं, बटोही का अर्थ क्या होता है, वही आप लोगों को बताना है। तो चलिए हम बताते हैं, बटोही का क्या अर्थ होता है। तो होता है राही। ठीक है, राही जो मतलब राह पर चलता है उसे। राही की कहानी कहाँ नहीं छपती, तो कहाँ नहीं छपती इसकी कहानी वही बता रहा है। तो पुस्तक में इसकी कहानी नहीं छिपती। तो सातवां का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं आठवां क्वेश्चन की तरफ। तो आठवां क्वेश्चन है, राह पर कितने लोगों के पैरों की निशानी होती है। तो जब राह है, रास्ता, उस पर अनगिनत लोगों की होती है पैर की निशानी। ठीक है, तो आठवां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं नौवां की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं खंड खा है, जो व्याकरण में आ चुके हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा, तो कैसा होती है प्रेरणार्थक क्रिया वही बताना है। तो हमेशा सक्रमक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नौवां का ऑप्शन नंबर ए। 10वां है, किस वाक्य में दीर्घकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ 4 वाक्य दिया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये आपका 10वां का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, माँ बच्चे को पानी पिलाती है। चलिए अब चलते हैं 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आक्रामक क्रिया किस वाक्य में है। मतलब यहाँ जो वाक्य दिया है 4 ऑप्शन, उसमें से कौन आक्रामक क्रिया वाक्य है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी है, बच्चा रोता है। ठीक है, बच्चा रोता है। 12वां है, उषा पतंग उड़ाती है। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तब उड़ाती है ये क्रियापद है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 12वां का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं 13वां क्वेश्चन के। 13वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि उन्होंने जलेबियां बांटी। इसका वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो 13वां का जो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रमवाच्य। ऑप्शन नंबर बी 13वां का बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, कौन सा वाच्य कहते हैं। ये तो आपको सिंपली से ये 14 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकृत वाच्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आप कुर्सी पर बैठिए। नहीं, अब आप कुर्सी पर बैठिए, यह किस वाच्य का उदाहरण है। तो यह है आपका 15वां का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये देखिए, भाववाच्य। ठीक है, ये है आपका भाववाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन ये सब जो समास है वो है अवयवी भाव। ठीक है, अवयवी भाव समास हो जाएगा इसका। 16वां का अवयवी भाव समास। 17वां जो क्वेश्चन है वो, चलिए 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन बता रहा है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। जिसमें संख्यावाचक विशेषण होता है, तो वो 17वां का जो मेरा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां जो है, कर का एक अर्थ होता है टैक्स। चलिए दूसरा अर्थ इनमें से कौन सा होगा, तो दूसरा अर्थ होगा हाथ। 18वां का दूसरा आंसर हो, मतलब 18वां का ऑप्शन नंबर बी दूसरा का सही है। ठीक है, चलिए अगला है 19वां, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं।
रेखांकित पद किस वाक्य का उदाहरण है? जो धीरे धीरे है रेखांकित पद वो किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा 19वां का होगा क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20वां जो क्वेश्चन है वह है, वो जो 20वां का जो क्वेश्चन है वो लिखा है डैश, मतलब खाली स्थान चुप हो जाओ, उचित वाच्य पर रिक्त स्थान को भरिए। मतलब यहाँ क्या भराएगा आपको लिखना है, तो ऑप्शन दिया है वह, तुम, अब, कल। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी भरना है। अब तुम चुप हो जाओ। ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो है, देखिए ये अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो है कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, इस वाक्य का उदाहरण है। तो इस किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका 21वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। 21वां का मिश्र वाक्य हो गया। अब 22वां की तरफ चलने से पहले आपको यहाँ कुछ गद्यांश लिखा हुआ है जो आपको पढ़ लेना है। छोटा सा गद्यांश है, ये पढ़ने के बाद आपको उसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ना, जो है जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मरा उस दिन उसकी संगीत साधना का कैसा उत्कर्ष देखा गया। तो किस तरह का उत्कर्ष देखा गया? 22वां का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, चरम। ठीक है, चरम हो जाएगा। अगला है बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? वो उसका बेटा जो था सुस्त और बौधा टाइप का था। ठीक है, ये हो जाएगा उसका आंसर 23वां का। अब 24वां का आंसर, क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप यहाँ से यहाँ गद्यांश पढ़ लीजिएगा जो भी है गद्यांश। उसके बाद नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना, इस कथन का क्या आशय है? तो मतलब 24वां का जो बोल रहा है नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना, इस कथन का क्या मतलब है, आशय है? तो इसका 24वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोने वालों की संख्या का अनुमान नहीं हो पाना। ठीक है, रोने वाले संख्याओं का अनुमान नहीं हो पाना। 25वां है, लेखक ने किसको सबसे अलग, सबसे ऊंचा और सबसे सबका अपना कहा है? तो किसको कहा है उन्होंने, लेखक ने? तो उन्होंने जो कहा है 25वां का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फादर कामिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के। चलिए अगला है, चलिए अगले चलते हैं। अगला है बादल गरजो, ये वाला जो लिखा है ये आप यहाँ से यहाँ तक जो है पढ़ लीजिए और पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे है 26वां क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है? तो बादल जो है किसका प्रतीक है वो आपको बताना है। तो वो है पौरुष और क्रांति का। ठीक है, पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। 27वां है, विद्युत छवि उर में क्या तात्पर्य है? तो ये है 27वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बादल के हृदय में बिजली छिपा होना, बादल के हृदय में बिजली छिपा होना। ठीक, 28वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28वां जो बोल रहा है फसल किसका जादू है? तो फसल किसका जादू है? नदियों के पानी का, हवाओं के थिरकन का, मिट्टी के गुणधर्म का, सूर्य की किरणों का। तो इसमें जो इसके अनुसार जो यहाँ लिखा है इसके अनुसार देखिए नदियों के पानी का जादू है। ठीक है, तो ये है नदियों के पानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28वां का। 29वां क्वेश्चन है, फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 29 का। 30वां क्वेश्चन चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं पाठ्य पुस्तक में। तो ये है दातुरीन का शब्द, दातुरीन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है दातुरीन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के नए नए दांत। ठीक है, फसल कविता के कवि का नाम क्या था? तो फसल कविता के जो कवि थे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागा अर्जुन। क्या था? नागा अर्जुन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो धुंधला जो प्रकाश है वो किसका प्रतीक है वही बताना है। तो ये होगा कम रोशनी। ठीक है, ना सॉरी, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अस्पष्ट सुख, अस्पष्ट सुख। 32वां का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 33वां क्वेश्चन है, तार सप्तक, तार सप्तक किसे कहा गया है? तो ये हो जाएगा सरगम के ऊंचे स्वर को, सरगम के ऊंचे स्वर को। ठीक है, 33वां का ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? तो उन्होंने जब सूर्यवंश का कलंक कहा है लक्ष्मण को, जब वो लड़ रहे थे, जब आपस में मतलब वार्तालाप कर रहे थे गुस्से में परशुराम जी, तो तभी उन्होंने कहा था कि तुम सूर्यवंश के कलंक हो, इसी तरह से कहा था। ठीक है, चलिए अगला है, भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था? भोलेनाथ जो थे कविता में, कहानी में, उनका नाम जो था तारकेश्वर नाथ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35वां का। 36वां क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है? तो 36वां का जो है वो हो जाएगा कमलेश्वर। कमलेश्वर जो है वही है इनके पाठ का लेखक है।
ये पाठ का लेखक है, ठीक है। लेखिका ने गैंगटॉक को किन लोगों का शहर बताया है? लेखिका ने गैंगटॉक को किन लोगों का शहर बताया? तो मेहनतकश बादशाहों का शहर बताया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37वां का। नेताजी के मूर्तियों में बार बार क्या बदल दिया जाता था? तो बार बार जब बदल दिया जाता था वो चश्मा, जब भी कोई मतलब जब सुबह होता था तब देखता था चश्मा हटा दिया गया तो उसे बदल देता था, ठीक है। नेताजी की मूर्तियों में चश्मा बदल देता था। अगला है लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो जो खीरा है वो मामूली लोगों के वर्ग का है, ठीक है। अगला है 40वां क्वेश्चन है, 39वां हो गया है। 40वां है मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? तो इसका जो है वो ऑप्शन 2 ही दिया है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन देना चाहिए था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में बीता था, मध्य प्रदेश। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें 2 ऑप्शन दिया है, ये सब गलत है, मतलब इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया। इसका पूरा आंसर मतलब इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो 40 क्वेश्चन आपका करवा दिया गया है सेट 4 का, ठीक है। सेट 5 का भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले और पिछले वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।